हेलो दोस्तों, एजू पॉइंट कॉम्पिटिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। और भारत परिषद अधिनियम 1909 लाने का क्या कारण था, अंग्रेज लाए क्यों ये अधिनियम, कौन सी कमियां रह गई थी 1892 वाले अधिनियम में जिससे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 लाना पड़ा आपको, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुने और पूरा वीडियो क्रम से लाइन से देखते चलें, बीच में ना देखें, लास्ट का ना देखें, शुरू से देखोगे तो आपको पूरा समझ में जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत परिषद अधिनियम लाने का मेन मकसद क्या था, कि हो क्या रहा था कि भारत में जैसे कि 1899 से लेकर 1909 तक भारत में कर्जन का कार्यकाल था। और कर्जन के कार्यकाल में कर्जन ने एक काम ऐसा किया जिससे कि जो कांग्रेस थी, जो भारतीय लोग थे, वो उससे नाखुश रहे। जैसे कि बोल सकते हैं कि बंगाल विभाजन किया गया था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को किसने, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और कर्जन का एक मकसद था कि अगर बंगाल का मैं विभाजन कर दूंगा जिससे कि मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे और आपस में मैं उनको लड़ा सकता हूं। तो उस कारण से, विभाजन करने के कारण से भारत में जो अपना कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहिष्कार करना चालू कर दिए, स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिए। और भारत से बाहर बहुत सारे ऐसे काम होने लगे जिससे कि अंग्रेज नाखुश होने लगे। अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि अब बहुत हो गया, भारत में अब राज नहीं किया जा सकता। यानी इतना सारा कुछ होने लगा था कि जैसे 1857 की जो क्रांति थी वैसा का वैसा काम अब 1909 के एक्ट तक आते आते होने लगा था। यानी भारत में इतनी सारी क्रांतिकारियाँ की जाने लगी, कपड़ों की होलियाँ, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई जाने लगी, आग लगाई जाने लगी, और स्वदेशी आंदोलन, विदेशी आंदोलन, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो अंग्रेज़ों के बस से ही बाहर होने लगे थे। यानी कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब भारत में राज करना बहुत ही कठिन है। तो ये जो सारा कुछ हुआ था इसको ही पूरा करने के लिए, यानी इसको दबाने के लिए, अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को शांत करने के लिए, यानी कि जो नरमपंथी को संतुष्ट करना, यानी नरमपंथी के जो लोग थे उनको संतुष्ट करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को पारित करने के लिए बहुत सारे कारण थे उनके पास, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए, यानी भारत में जो क्रांतियाँ हो रही थी, भारत में जो लोग थे, भारतीय जो इंसान थे, जो आदमी थे, जो धर्म वाले थे, इन सबको एक ही जुनून सवार हो गया था कि बस अब अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है और भारत को आज़ाद करना है। तो भारतीयों की राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से ही एक नीति अपनाई गई थी जिसको बोलते हैं फूट डालो और राज करो। उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे कि भारत में और आगे तक शासन किया जा सके। यानी कि उन्होंने देखा कि भारत में क्या हो रहा है कि दोनों धर्म मिलके भारत को आज़ाद करवाने के लिए अग्रसर हैं। तो उन्होंने क्या एक नीति अपनाई कि अगर मुस्लिम और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए तो अपन भारत में राज कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारी जो तमाम चीज़ें हुई हैं इनके लिए ही, इनको दबाने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 एक्ट पारित किया गया। और इस एक्ट को पारित करने का श्रेय जाता है सर अरुंडेल को, जिन्होंने एक समिति बनाई। यानी इस समिति में बहुत सारी बातें लिखी होंगी कि भारत में अब कैसे राज करना है, कैसे इंसानों को शांत करना है, कैसे भारतीयों को अपनी तरफ पक्ष में मिलाना है। तो इतनी सारी इस समिति में बात कही गई होंगी। और उसी समिति के द्वारा सर अरुंडेल द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 पेश किया गया। भारत में उस समय कौन थे, मोर्ले और मिंटो, दो इंसान थे जिनको बोलते हैं। मोर्ले कौन थे, भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे, वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम का ही नाम क्या पड़ गया, मोर्ले मिंटो अधिनियम, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही ये एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट को पारित करने का मकसद और भी था कि जैसे जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्य संख्या 5 से 6 ही थी, 5 से 6 नहीं, इसमें सदस्य संख्या थी कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16। क्योंकि इसमें सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय अब क्या करने लगे थे कि भारतीय हर एक क्षेत्र में अपनी भागीदारी मांगने लगे थे। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी परिषद बनाई जाती थी, जो भी काम किए जाते थे, उन कामों में ही भागीदारी भारतीय मांगने लगे थे। तो भागीदारी देने के लिए उन्होंने क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या थी, यानी जो कुल सदस्य संख्या 16 थी, उसको बढ़ा के, यानी पहले कितनी थी, 16 सदस्य संख्या अधिकतम,
इनको बढ़ा के अब कितनी कर दी गई 69, यानी 69 सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। और जो 69 सदस्य संख्या थी सदस्यों को, यानी जो सीटें थी उनको भी बांट दिया गया 2 भागों में, 60 और 9। जो 60 सदस्य लिए गए थे वो होते थे निर्वाचन डायरेक्ट किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, महारानी द्वारा या वायसराय द्वारा, सचिव द्वारा, इन लोगों द्वारा ये निर्वाचित होते थे। और बाकी कौन, सॉरी गलत हो गया, जो 9 थे वो मनोनीत होते थे इन सभी द्वारा, और 60 क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। और जो टोटल 69 सदस्य थे उनमें से एक अलग तरीके से और डिवीज़न किया गया था कि 37 सदस्य होंगे सरकारी और 32 सदस्य होंगे गैर सरकारी। और जो 32 सदस्य थे उनमें ऐसे भी बांट दिया गया था, यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि भारतीयों के लिए सीटें तो बढ़ाई जा रही लेकिन ना के बराबर, यानी थोड़ी सीटें भारतीयों के लिए बढ़ा देते थे और खुद के लिए ज़्यादा सीटें रख लेते थे। तो गैर सरकारी 32 में से 27 सीटें किसको दी गई थी, भारतीयों के लिए, और 5 सीटें भी अभी भी क्या चल रहा था, इन 5 सीटों पर वायसराय मनोनीत करता था सदस्य। तो इनके पास कितनी टोटल 37 और 5 42 सीटें किसके पास थी अभी भी, अंग्रेजों के पास। और जो 27 सीटें भारतीयों को दी गई थी उन 27 सीटें इस प्रकार दी गई कि 6 सदस्य हिंदू जमींदारों से लिए जाएंगे, यानी भारत में जो बड़े बड़े जमींदार होंगे, जो पैसे वाले होंगे, जो इनकी बात मान लेंगे, यानी इनकी टोटल नीति चल रही थी कि ऐसे लोगों को लिया जाए जो हमारी बात मान सके। तो हिंदू जमींदारों को 6 सीटें दी गई और 5 सीटों पर मुस्लिमों द्वारा निर्वाचन होने लगा, और 1 सीट में मुस्लिम जमींदार द्वारा, 1 सीट पे बम्बई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा, और 1 सीट पे बंगाल का जो क्षेत्र था वहाँ से आने लगा सदस्य। जो 13 सीटें दी गई थी वो दी गई थी प्रांतों की विधानसभाओं को, यानी जो प्रांतों में जो विधानसभाएं थी उनसे चुन के कितने सदस्य आएंगे, 13 सदस्य। और इसके द्वारा एक और काम किया गया था कि प्रांतों की जो विधानसभा थी, हमने पिछले वाले जो अधिनियम आया था उसमें देखा था कि जो प्रांतों की विधानसभा होती थी उसकी सदस्य संख्या निम्नतम 8 और अधिकतम 20 होती थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से 20 से बढ़ा के अब कितनी कर दी गई, 50। और जो विधान परिषद थी इस प्रकार है कि पहला मद्रास, मुंबई, बंगाल और संयुक्त प्रांत। इतना सारा इस एक्ट के माध्यम से इन लोगों द्वारा किया गया। अंग्रेज मतलब कि अपने लिए बहुत सारा काम किए जा रहा है, यानी भारतीयों की राष्ट्रीयता को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने के लिए इतना सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग सीट दे दी जाएगी तो वो लोग आपस में ही झगड़ा करने लगेंगे और फूट डाल देंगे, हम इनमें तो शासन आसानी से कर सकते हैं। इसी एक्ट के माध्यम से एक जो मेन मुख्य काम हुआ था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। पहले क्या था कि हिंदू और मुसलमान एक ही क्षेत्र से निर्वाचित होते थे, लेकिन अब मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। और इस पे पूछा गया तो बताया गया कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अलग से अच्छा नेता चुन सकें और हिंदू अपने लिए अलग से चुन सके। तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, जिसको जो क्षेत्र दिया गया था वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता था। जो क्षेत्र दिया गया उसका श्रेय जाता है किसको, मिंटो को, क्योंकि मिंटो के द्वारा ही ये काम किया गया था और मिंटो ही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाने लगा। यानी उस टाइम से, जिस टाइम पे जो क्षेत्र दिया गया मिंटो के कार्यकाल में दिया गया था, इसलिए उन्हीं को ही इस क्षेत्र का जनक कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं एग्जाम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसको कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रख लें। बहुत सारी चीज़ें याद रखने लायक कि क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए कौन सा एक्ट आया, तो 1909। फूट डालो और शासन करो वाला जो बात है, जो लाइन है, उसको तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग हमेशा याद रखना। फूट डालो और राज करो की नीति किस अधिनियम के माध्यम से लाए लोग, भारत परिषद अधिनियम 1909 के एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट को 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से। और ये नाम जब आ जाए तो आपको लगाना है ये वाला 1909। और इसी एक्ट के माध्यम से जो और काम हुए थे, तो हम बोल सकते हैं कि जो विधान परिषद हुआ करती थी उस टाइम पे, विधान परिषद में भारतीयों को क्या दिया था, 2-3 अधिकार दे दिए गए थे और बाकी के अधिकार अभी भी नहीं दिए गए थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से भी क्या हुआ कि प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था,
लेकिन जो बजट था, बजट प्रस्तुत कर उस पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। यानी अगर भारत में अंग्रेज़ों द्वारा कोई सा भी बजट पेश किया जाएगा, भविष्य में कोई सा भी योजना लाई जाएगी, उस पर भारतीय बहस कर सकते हैं कि आप लोग इसमें एक कीजिए, ऐसा कीजिए, मतलब कोई चेंजेस लाना हो तो उस पर बहस कर सकते हैं और उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। और एक और जो काम था, जो मत देने का अधिकार था, अभी भी भारतीयों को बिल्कुल नहीं दिया गया था। यानी मत देने का अधिकार अभी भी उन लोगों को नहीं था। लेकिन एक बात और हुई थी, एक चीज़ और दे दी गई थी कि पब्लिक इशू पर चर्चा, यानी वो लोग ऐसी चर्चा कर सकते हैं जो पब्लिक यानी जनता के हित में हो। जैसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि छोटा सा कस्बा है, उसमें अगर जनता को किसी योजना की ज़रूरत है तो वो योजना को वहाँ का जो मुखिया होगा वो लेके कहाँ जा सकता है, विधान परिषद में, और उस पर चर्चा कर सकता है। वो एक और जोड़ दिया गया था काम। और इसी एक्ट के माध्यम से, भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से 2 काम और किए गए कि भारत परिषद जो थी, भारत परिषद में जो प्रशासन था, जो प्रशासन किया जाता था, उस प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी दी गई। और भागीदार कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी पहले जो थे। ये दो नाम याद रखना, आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत परिषद में प्रशासन के लिए, प्रशासन संभालने के लिए प्रशासन में भागीदारी किसको दी गई थी? 2 लोग थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और इसमें एक जो परिषद हुआ करती थी, यानी वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारत में भारतीय को शामिल किया गया, जिनका नाम था SP सिन्हा, जो किस पोस्ट पर रखे गए थे? विधि सदस्य के रूप में इनको लिया गया था। पहली बार अगर क्वेश्चन बने एग्जाम में कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसको लिया गया था, तो SP सिन्हा को लिया गया था विधि सदस्य के तौर पे। तो इस एक्ट में बहुत सारे इतने तमाम चीज़ें हुई, बहुत सारे काम हुए। इससे पहले जो एक्ट था 1892, उसकी कमियां दूर की गई, क्योंकि जो कमी क्या थी, मेन कमी क्या थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्य संख्या कम थी, वो सदस्य संख्या बढ़ाई गई। और बहुत सारा मतलब इतना काम किया गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा कि भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको कुचलने का काम किया गया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेज़ों द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन पे उल्टे पड़ते जा रहे थे। यानी कि अंग्रेज़ों को इतना पता नहीं था कि जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो आगे चल के उससे भी ज़्यादा बड़ा काम होने वाला है भारत में। यानी अब क्या हो रहा था कि भारतीय इतना समझने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ने लिखने लगे थे और अपने बारे में सोचने लगे थे कि अब भारत को केवल बस आज़ादी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया कि अंग्रेज़ों के गुलामी करते करते। इसलिए उन्होंने भारत में एक तरफा काम चल रहा था भारत को आज़ाद करवाने का, और अंग्रेज़ बहुत कोशिश कर रहे थे कि भारतीयों को दबाया जाए, उनकी नीतियों को कुचला जाए। लेकिन आगे चल के वो लोग कर नहीं पाए और आगे चल के भारत को आज़ादी मिल चुकी थी 1947 में। तो ये जो अधिनियम है 1919 का, इस अधिनियम में बहुत सारे काम किए गए। जो अगला अधिनियम आएगा 1909 का अधिनियम, उस अधिनियम में इसमें जो कमी रह गई होंगी, यानी इस अधिनियम में जो कमी होंगी उनको पूरा करने के लिए नया अधिनियम लाया जाएगा, भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा 1909 का। क्योंकि अभी क्या है, भारत परिषद अधिनियम, अब इतना काम बिगड़ जाएगा तो भारत में शासन को सुधारने के लिए भारत शासन अधिनियम 1909 पारित किया जाएगा अंग्रेजों द्वारा। और अगला हम उसको अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें, स्टार्टिंग से देखें, पूरा ध्यान से लिखते जाए। कॉपी बना लें, आप घर पे लिख सकते हो और पूरा एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन में काम आएगा। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हैं, नए देखने वाले हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को या इससे पहले वाली वीडियो को देखते हैं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप लोग शुरू से, जो मैंने स्टार्टिंग से पहला वीडियो डाला है वहाँ से लाइन से देखते जाएं, आपको पूरा संविधान कहानी की तरह पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि मैं पूरा संविधान आपको लिंक करके, यानी एक एक वीडियो पूरा लिंक करके बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक कहानी की तरह याद रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।